हमने पिछले वीडियो में यह बात की थी कि एजुकेशन और लर्निंग को लेकर हमारी सोसाइटी में जिस तरह की सोच है उसे बदलने की जरूरत है। हमने इस बारे में भी बातचीत की थी कि इस सोच में बदलाव क्यों करना है और किस तरह के बदलाव की जरूरत है। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम सीखने और शिक्षा के बारे में बातचीत करते हैं तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में आता है कि सीखने में सबसे बड़ा रोल हमारा दिमाग प्ले करता है। और अगर हम ब्रेन के काम करने के तरीके को समझ लें तो शायद काफी हद तक हमारे लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि एक इंसान सीखता कैसे है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातों से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और अगर सुनी है तो क्या आपको पता है कि इन बातों का हमारे एजुकेशन से, सीखने से, लर्निंग से क्या रिश्ता है? ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट जीवों के लाखों वर्षों के क्रमिक विकास का परिणाम है। जीवों के लाखों वर्षों के इस क्रमिक विकास को हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी मानवों का दिमाग आज जैसा भी है वो एवोल्यूशन की वजह से है और वो बहुत लाखों वर्षों में बहुत धीरे धीरे हुआ है। ह्यूमंस लाखों वर्षों तक जिस भी कंडीशंस में रहे हैं उनका दिमाग उन कंडीशंस के अनुकूल ही डेवलप हुआ है। एवोल्यूशन को आप गूगल सर्च में भी ढूंढ सकते हैं और डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। इंसानों के दिमाग में न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाए जाते हैं, जो पूरे मानव शरीर में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन सूचनाओं का आदान प्रदान इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से होता है। इन न्यूरॉन्स की वजह से ही हमारा दिमाग तमाम तरह के जटिल से जटिल काम जैसे कि सोचना, समझना, फिजिकल एक्टिविटी, कम्युनिकेशन, मेमोरी, ये सब कुछ कर पाने में सक्षम हो पाता है। इंसानी दिमाग में लगभग 86 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स यानी कि 86 से 100 अरब के आसपास न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं। हम या तो जानते हैं कि इंसानी दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यदि किसी इंसानी दिमाग को खोल कर देखा जाए तो फिजिकली यानी भौतिक रूप से यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। यहां ध्यान रखने वाली और याद रखने वाली बात यह है कि लाखों वर्षों के एवोल्यूशन में मानव दिमाग एक बार में विकसित नहीं हुआ था, बल्कि पहले यह बहुत छोटा था और लाखों वर्षों में धीरे धीरे विकसित होते हुए यह वर्तमान साइज का बन पाया है। इंसानी दिमाग के बहुत से हिस्से बहुत पहले बने थे और कुछ हिस्से बहुत बाद में बने। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इंसानी दिमाग अभी भी विकसित हो रहा है और हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का दिमाग हमसे ज्यादा विकसित और साइज में भी बड़ा हो, लेकिन यहां यह ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया में लाखों वर्षों का समय लगता है। एक मजेदार बात यह है कि दिमाग के कुछ हिस्से जो बहुत पुराने हैं यानी काफी पहले बन गए थे, वो अन्य जीवों के दिमाग के हिस्सों से काफी मेल खाते हैं। यह फैक्ट, यह तथ्य इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद इंसानों के और कुछ अन्य जीवों के पूर्वज एक ही प्रजाति के जीव थे। इंसानी दिमाग के जो हिस्से नए नए विकसित हुए हैं वो ही हमें अन्य जीवों से अलग करते हैं। इन नए विकसित हुए हिस्सों की वजह से ही इंसानों और अन्य जीवों में कुछ बुनियादी फर्क दिखाई देते हैं। हमारे दिमाग की ऊपरी सतह यानी जब हम हड्डी को खोलेंगे और ऊपर की जो सतह दिखाई देगी, यह सतह काफी बाद में विकसित हुई है, यह सतह काफी नई है और इस सतह को हम नियोकॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। एक इंसान द्वारा समझना, जटिल चिंतन कर पाना, याद रख पाना, कनेक्शंस बना पाना, कम्युनिकेट कर पाना, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाने जैसी जो जटिल मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो ब्रेन का यह बाहरी हिस्सा यानी नियोकॉर्टेक्स ही करता है। लेकिन यहां यह भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि यही वो जटिल मानसिक प्रक्रियाएं हैं, यही वो मानसिक क्षमताएं हैं, वो एबिलिटीज हैं जो इंसान को
अन्य जीवों से अलग करती हैं। यह जानकर कि फिजिकली देखने पर दिमाग के अलग अलग हिस्सों का पता नहीं चलता, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि यह कैसे पता चला कि दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। यह पता करने के मुख्यतः दो तरीके हैं, एक पुराना तरीका और एक नया तरीका। पहला, पुराना तरीका। जब भी किसी व्यक्ति को सर पर चोट लगती है और वो चोट जब ब्रेन तक पहुंच जाती है, तो कई बार मरीज अपने डेली रूटीन के बहुत सारे काम नहीं कर पाता। जैसे कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है या कमजोर हो जाती है, कुछ लोग ठीक से बातचीत नहीं कर पाते, सवालों के जवाब नहीं दे पाते, ठीक से सेंटेंसेस या वाक्य नहीं बना पाते, उसमें उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का इमोशनल बर्ताव ही बदल जाता है, कुछ लोगों के शरीर के कुछ हिस्से में लकवा मार जाता है या कोई पर्टिकुलर अंग ठीक से काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार के और बहुत सारे अन्य शारीरिक और मानसिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं दिमाग पर चोट लगने से। डॉक्टर और रिसर्चर उस मरीज का अध्ययन करके यह पता करने की कोशिश करते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से में चोट लगने से किस तरह का क्रियाकलाप प्रभावित हुआ है, और इस तरह से काफी हद तक यह पता चल जाता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा किस तरह के क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है या संचालित करने में मदद करता है। अब दूसरा तरीका या नया तरीका। वर्तमान में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो दिमाग को बिना खोले बाहर से ही उसे स्कैन कर सकती हैं। इस स्कैनिंग के दौरान मरीज को कुछ हरकतें, कुछ क्रियाकलाप, कुछ गतिविधियां या कुछ सोचने के लिए, पर्टिकुलर चीज करने के लिए कहा जाता है। जब मरीज उस तरह के क्रियाकलाप मानसिक या शारीरिक रूप से करता है, तो स्कैनिंग के जरिए यह देखने की कोशिश की जाती है कि दिमाग के कौन से हिस्से में हरकत हो रही है। अब इस हरकत का पता कैसे चलता है? तो इस हरकत का पता उन्हीं इलेक्ट्रिकल और केमिकल संदेशों से चलता है जो उस स्कैनिंग में एक लाइट की तरह जल जाती है, और इससे पता चलता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा किस तरह के काम करने से इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स दे रहा है। चलिए वापस चलते हैं और यह समझते हैं कि दिमाग के और कौन कौन से हिस्से क्या क्या काम करते हैं। हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते हैं उसको प्रोसेस करने का काम हमारे दिमाग के पीछे के हिस्से के निचले हिस्से में होता है। पीछे और निचले हिस्से में होता है। हमारे लेफ्ट कान के पास जो हिस्सा है वो भाषा यानी लैंग्वेज के ज्यादातर हिस्सों को इस्तेमाल करने की क्षमता हमें देता है। हमारे दिमाग के बीच में एक हिस्सा होता है जिसे हम हिपोकैम्पस कहते हैं। हिपोकैम्पस हमारी न्यू मेमोरीज यानी ताजा याददाश्त को बनाने में हमारी मदद करता है। इस हिप्पोकैम्पस के आसपास का जो पूरा हिस्सा है उन सभी को मिलाकर एक हिप्पोकैम्पल सिस्टम बनता है। इस हिप्पोकैम्पस को आप याद रखें, आने वाले डिस्कशन में यह बहुत काम आने वाला है। यह जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बारे में आपने जाना, इन बड़े हिस्सों को और छोटे छोटे हिस्सों में उनके काम के आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे लिखने और पढ़ने वाला जो हिस्सा है वो बोलने और समझने वाले हिस्से से अलग है। इतना ही नहीं, अर्थ बनाने वाला हिस्सा व्याकरण पर काम करने वाले हिस्से से अलग है। अब आप फिर से पूछेंगे कि भाई इतने छोटे और इतने डिटेल में हम दिमाग के हिस्सों के बारे में कैसे जान पाए? तो दिमाग के छोटे हिस्सों के बारे में हम इसलिए जान पाए क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिमाग के खास हिस्से में चोट लगने की वजह से वो बहुत फर्राटे से या कहें तो धारा प्रवाह वाक्य बोलते हैं, और उनके वाक्य व्याकरण की दृष्टिकोण से सही भी होते हैं लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं होता। यानी जब आप उनकी बात धैर्य से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक्यों में स्ट्रक्चर तो है, ग्रामेटिकली वो जिस तरह से बोला जाना चाहिए एक वाक्य बिल्कुल उस स्ट्रक्चर के साथ है, लेकिन इस वाक्य का या उनकी पूरी बात का ही कोई अर्थ नहीं बन रहा है, या मरीज बिना समझ वाली बात कर रहा है। जैसे कई बार हमारे बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके परिवार के सदस्यों के साथ
होता है। वो बहुत सारी बातें कहते हैं और वो व्याकरण की दृष्टि से सही होते हैं, लेकिन ओवरऑल बात का कोई अर्थ नहीं बन रहा होता है। लेकिन इसके ठीक उलट कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो रुक रुक कर टूटे फूटे वाक्यों में बात करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से उनके वाक्य बिल्कुल ही गलत हो सकते हैं या थोड़े बहुत गलत होते हैं, लेकिन आप उनके वाक्यों का अर्थ बना पाएंगे। जैसे कई बार हमारे घर के छोटे बच्चे बात करते हैं, वो व्याकरण की दृष्टि से हो सकता है, लिंग की दृष्टि से या समय काल की दृष्टि से वाक्यों को गड़बड़ करे, लेकिन उनकी बात में अर्थ होता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके दिमाग के एक खास हिस्से में चोट लगने की वजह से उनको जीवित प्राणियों और भोजन का नाम याद आने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि उसी समय उन्हें आसपास की वस्तुओं का नाम ठीक से याद आ जाता है। इसके ठीक उलट कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको आसपास की वस्तुओं का नाम याद आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन जीवित प्राणियों और भोजन का नाम आराम से याद आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जीवित प्राणियों और भोजन का नाम याद रखने वाला हमारे दिमाग का हिस्सा आसपास की वस्तुओं का नाम याद रखने वाले दिमाग के हिस्से से अलग है। तो यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी? आप सीधा यह सवाल कर सकते हैं कि भाई ब्रेन के बारे में इतनी सारी हमने बातें की हैं, लेकिन इनका शिक्षा से क्या लेना देना, इनका शिक्षा से क्या संबंध है? तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने जितनी भी बातें इस वीडियो में आपको बताई हैं उन सभी का और इसके अतिरिक्त के ब्रेन के बारे में और बहुत सारी बातों का शिक्षा से बहुत सीधा और गहरा संबंध है। लेकिन अगर मैंने वो सारी बातें इस वीडियो में डालनी शुरू कर दी तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा और हैवी हो जाएगा। इस वीडियो में हमने दिमाग के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम हिपोकैम्पस और हमारी जो मेमोरीज हैं, हम जो याददाश्त बनाते हैं, वो नई हो या पुरानी मेमोरी हो, ये कैसे काम करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों स्कूल और क्लास में टेंशन और स्ट्रेस बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आप शिक्षा और सीखने से संबंधित किसी भी विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप में से किसी एक ने भी कोई जानकारी मांगी, कोई बात समझने की बात कही, तो मैं उस विषय पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, साथ ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।